नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और खबर रायपुर से है। रायपुर के कारोबारी प्रवीण सोमानी के अपहरण कांड पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ये एक गंभीर विषय है, लेकिन राज्य में करोड़ों लोग हैं और हर आदमी के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं, जिसका खुलासा नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि प्रवीण सोमानी के अपहरण के 11 दिन बीत चुके हैं और पुलिस मामले में जल्दी ही बड़ा खुलासा करने का दावा कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि प्रदेश में करोड़ों लोग हैं और हर व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में पुलिस को कई अहम सुराग भी मिले हैं, जिसका खुलासा आम जनता के सामने, लोगों के सामने नहीं किया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि व्यापारी प्रवीण सोमानी के अपहरण के 11 दिन बीत चुके हैं और अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। चीज़ों में मैं कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि इंटरनल पॉइंट्स को अगर हम बाहर बोल दें तो अपराधी सचेत हो जाता है। इसलिए कई बार कुछ चीज़ को हम इंटरनल करते हैं, लेकिन दिखावे के लिए अलग काम करते हैं। जैसे कोई टीम वहाँ नहीं है, फिर भी हम वहाँ भेजते हैं कि आपराधिक ध्यान बढ़ जाए। जहाँ भेजे हैं वहाँ नहीं, हमको मालूम है, लेकिन करते हैं। तो ये पुलिस की कुछ कार्य प्रणाली इंटरनल होता है, उसके विषय में तो मैं चर्चा। एक दहशत है, वो बोल रहे हैं कि सुरक्षा जो है बहुत ज़रूरी है और इस तरीके की अगर घटनाएं होने लगे तो फिर उनका काम कैसे चलेगा। देखिए, कारोबारी का ही प्रश्न नहीं हो तो हर वर्ग के लिए है, और पुलिस जितना ज़्यादा कर सकती है वो करती है। लेकिन अपराधी कब, कहाँ, क्या, कैसे, उसके दिमाग में, किस आदमी के दिमाग में क्या घूम रहा है तो पुलिस जानती नहीं। करोड़ों आदमी है और हर आदमी के पीछे एक पुलिस लगाया नहीं जा सकता। लेकिन घटना न घटे उसका पूरा प्रयास किया जाता है, लेकिन होता है तो उसका रिकवर जल्दी हो, इसके भी पुलिस पूरा प्रयास करती है। देवव्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। देवव्रत, ये बात तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि हर शख्स के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती, लेकिन आधुनिक युग है, टेक्नोलॉजी का युग है और इस टेक्नोलॉजी के युग में कुछ पुलिसकर्मी भी लाखों लोगों पर निगाह रखते हैं। शायद ये बात नहीं समझ पाए गृह मंत्री जी, लेकिन सर्विलांस और तमाम ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जिसके जरिए अपराधियों तक पहुंचा जा सकता है। अगर 11 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है तो ये पुलिस का फेल्योर नहीं है क्या? निश्चित तौर पे ये पुलिस का फेलियर है और यहाँ पर जिस तरह से गृह मंत्री का बयान सामने आया है, ये कोशिश एक तरह से पुलिस को बचाने की है, क्योंकि विभाग उनका है, लिहाजा एक तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह यहाँ पर गृह मंत्री करते आ रहे हैं। लेकिन उनकी जिम्मेदारी प्रदेश के जनता के प्रति है, प्रदेश के नागरिक के प्रति है, क्योंकि हर नागरिक, जनता, प्रदेश की जनता अपनी सरकार से, अपनी कानून से, अपनी पुलिस से ये उम्मीद करती है कि सुरक्षा जो है वो सरकार उन्हें मुहैया कराए, पुलिस उन्हें मुहैया कराए। और प्रदेश में अगर व्यक्ति रह रहा है तो वो सुरक्षित ढंग से रहे, और वो भी ऐसे में जब एक बड़े कारोबारी का यहाँ पर अपहरण हो जाता है। कई कारोबारियों में दहशत का आलम है और ऐसे में अगर गृह मंत्री का ये बयान सामने आता है कि हर एक व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं रह सकती, तो कहीं ना कहीं ये गैर जिम्मेदाराना बयान गृह मंत्री का कहा जा सकता है। क्योंकि अगर प्रदेश में इस तरह के हालात हैं कि अगर एक व्यापारी का अपहरण हो जाता है और 11 दिन बाद तक पुलिस उसका पता नहीं लगा पाती, तब इस ढंग से कि पुलिस जो है हर व्यक्ति के पीछे नहीं लग सकती, ये गैर जिम्मेदाराना बयान ही समझा जाएगा। क्योंकि पुलिस हालांकि कई दावे यहां पर कर रही है कि हम कई अहम सुराग हमारे पास है, कई अहम सबूत है, बिहार गैंग का यहां पर इंटरफेरेंस है, बिहार गैंग के बारे में जानकारी मिली है, लेकिन अब तक कोई पुख्ता जानकारी यहां पर निकल के सामने नहीं आई है। दूसरी बात ये कि अगर बड़े कारोबारियों पर इस तरह के गैंगस्टर्स जो है, अपहरणकर्ता नजर रखे हुए हैं और इतनी बड़ी वारदात जो है वो प्रदेश की राजधानी से हो जाती है, तो निश्चित तौर पे सवालिया निशान पुलिस पर, कानून व्यवस्था पर खड़े होंगे। और आपको ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि भाई प्रदेश की जनता है और जनता की उम्मीद यही है, सुरक्षा की उम्मीद आपसे ही करेंगे। और ऐसे में अगर ये बयान दिया जाता है तो वाकई ये गैर जिम्मेदाराना कहा जाएगा। इस समय ये उम्मीद बंधाई जानी थी कि आप बिल्कुल देवव्रत, दावा आप गृह मंत्री भी कर रहे हैं कि कुछ सबूत हाथ लगे हैं, जनता के सामने नहीं रखे जा सकते हैं, जल्दी पुलिस कुछ बड़ा खुलासा भी करेगी। केवल दावों से काम नहीं चलेगा, बल्कि ठोस दिखाना होगा। वो परिवार जिसका सदस्य या मुखिया बिछुड़ गया, जिसका अपहरण हो गया, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, शायद ये भी समझना होगा।
निश्चित तौर पे 11 दिन हो गया है इस पूरी घटना के, इस पूरी वारदात को होने के बाद, और पल पल जो है उनके घर वालों के लिए ये वक्त काफ़ी बुरे दौर से उसके घर वाले गुजर रहे हैं प्रवीण सोमानी के। और ऐसे में अगर इस तरह का बयान आता है गृह मंत्री का तो वाकई ये काफ़ी दुर्भाग्यजनक है। और अभी जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस के हाथ में कई पुख्ता सबूत लगे हैं, बिहार गैंग का इसमें हाथ है, और कई ऐसे भी जो जानकारी लगी है कि इसमें रायपुर और बिलासपुर के भी कुछ लोगों के शामिल होने की बात है। लेकिन प्रवीण सोमानी इस वक्त कहाँ हैं? प्रवीण सोमानी को लेकर के फिरौती की जो बात सामने आई है, पुख्ता किसी भी तरह की कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई, और पुलिस ये भी नहीं कह रही कि कब तक प्रवीण सोमानी का पता लगाया जाएगा, प्रवीण सोमानी सुरक्षित है या नहीं है। तो अभी जो घर वाले हैं वो घबराए हुए हैं प्रवीण सोमानी के। इसके अलावा वो कारोबारी भी जो कि रोजाना निकलते हैं अपने घर से, और उनको भी अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है, दहशत का माहौल कारोबारियों में भी है। तब लिहाजा इसमें बिल्कुल यानी कि देवव्रत, डर का माहौल भी व्यापारियों में बना हुआ है। लोग दिन में निकलते हैं, अगर एक व्यापारी का अपहरण हो जाता है, ऐसे व्यापारियों पर नजर है तो स्वाभाविक है दूसरे व्यापारियों के अंदर भी डर जरूर होगा। बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के साल 2020-21 के बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बजट को लेकर सीएम भूपेश बघेल आज से अलग अलग विभागों के मंत्रियों से चर्चा शुरू कर रहे हैं। सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभाग के हिसाब से मांग पत्र तैयार किया है। आज वन, आवास, पर्यावरण और परिवहन मंत्री से बजट पर चर्चा हो रही है। बजट में जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर जोर रहेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आम जनता से भी बजट पर सुझाव मांगे हैं। इसके लिए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। सीएम बघेल ने फेसबुक पर पोस्ट कर जनता से सुझाव मांगे हैं। गौरतलब है कि पिछली बार साल 2019-20 के लिए 1,787 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बजट को लेकर हमारे विभाग की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री और सरकार का फोकस सिंचाई, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य, पेयजल, नक्सलवाद, सुरक्षा और रोजगार पर होगा। साहू ने कहा कि गृह विभाग को लेकर मेरी बैठक 19 जनवरी को होगी, लेकिन मैं मुख्यमंत्री से बाद में समय लूंगा। गृह विभाग को लेकर सरकार नक्सलवाद पर केंद्र सरकार से भी पैकेज की मांग करेगी, जिसे लेकर चर्चा चल रही है। गृह विभाग के जो बजट पे चर्चा होनी है उसकी हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी सभी दृष्टिकोण से है। कर्मचारियों के, अधिकारियों के, नए थाने खोलने, चौकी उन्नयन, शिफ्टिंग, परिसीमन, कर्मचारी क्वार्टर, उनके रेजिडेंशियल काफ़ी पुराने हो गए हैं, और नक्सली मूवमेंट तो रहता ही है हमेशा। उसमें अब तक के अनुभवों के आधार पे या इस एक साल में जो हमारी सरकार ने किया है उसमें हमें और क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता भी पड़ने वाली है। नक्सली गतिविधियों को देखकर, उनके इंटरनल पैकेट्स को देख करके, तो वो चीज़ जरूर आएगी, और अधिक से अधिक सुविधा और राशि, बटालियन और राशि, इसकी मांग आवश्यकता के अनुसार करेंगे ही। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, नक्सल समस्या के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण है, गृह विभाग छत्तीसगढ़ में ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन केंद्र से किस तरह के पैकेज का जिक्र कर रहे हैं गृह मंत्री? नक्सल मूवमेंट पर पहले से ही लगातार दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, केंद्र और राज्य। बिल्कुल, देखिए, नक्सलवाद के खात्मा के लिए केंद्र सरकार एक मुहिम चलाती है। अनऑडिट फंड का पूरा ये खेल होता है कि छत्तीसगढ़ चाहे देश के किसी भी जिलों में जहाँ पे नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जाना है तो केंद्र के ओर से आर्थिक पैकेज दिया जाता है, और इस आर्थिक पैकेज के दम पे वहाँ पे विकास काम या सुरक्षा बलों के इंतजाम था, तमाम चीज़ों को लेके नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। कि राज्य सरकार के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में चूंकि अभियान व्यापक स्तर पर चलाना है, अब इसलिए वो केंद्र से अधिक पैकेज का मांग करेंगे। पहले से पैकेज इनको राज्य सरकार को दिया जाता है, लेकिन सबसे अहम यह है कि मुख्यमंत्री जो लगातार एक सप्ताह तक सभी मंत्रियों से बातचीत करके उनके विभागों से राय लेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किन योजनाओं को धरातल पर लाया जाए ताकि लोगों का विश्वास बढ़े। क्योंकि एक साल सरकार के कामकाज को हो गए, अब पिछले साल की अगर पिछले बजट की बात कर दी जाए तो चुनावी हलचल के बाद सीधे सरकार आई थी और बजट उसके बाद लेके आई थी। तो इस बार सरकार को अपने किए हुए कार्यों को परखने का, समीक्षा करने का और उसके बाद नए प्रयोग करने के भरपूर समय सरकार को मिला है।
है। अब इसके बाद सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ये चाहते हैं, जो बतौर वित्त मंत्री भी है, कि किन किन विभागों में कैसी कुछ योजनाएं बनाई जाए ताकि लोग अधिक से अधिक कनेक्ट हो, विकास भी हो सके। क्योंकि लगातार ये आरोप सरकार पे लगते रहे हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है 1 किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी है। तो ऐसे स्थिति में सरकार इन तमाम चीजों को पीछे छोड़ के बेहतर बजट कैसा हो, इसलिए न केवल मंत्रियों से बल्कि आम लोगों से भी राय लेने का सिलसिला शुरू कर चुकी है। बिल्कुल। और कैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में और विकास किया जाए, उस पर भी गृह विभाग का फोकस रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अवधेश। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य स्टेट नोडल एजेंसी के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजेंद्र कटरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और इसकी शिकायत अतिरिक्त मुख्य पुलिस महानिरीक्षक आर्थिक अपराध अनुसंधान से की गई है। डॉक्टर राकेश गुप्ता ने इसकी शिकायत की है। शिकायत में लिखा गया कि विजेंद्र कटरे 2011 से 2019 तक संविदा पद पर कार्यरत रहे और इस दौरान कई भ्रष्टाचार की शिकायतें की गईं। नोडल एजेंसी के फंड के दुरुपयोग, विदेश यात्राओं का आरोप लगा है। साथ ही साल 2015 के बाद केंद्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का ऑडिट नहीं कराने के संबंध में गंभीर टिप्पणियां जांच समिति ने की हैं। शिकायत में विजेंद्र का पासपोर्ट जब्त कर उनकी संपत्ति और विदेश यात्राओं की जांच की मांग की गई। आपको बता दें, रायपुर का मामला स्टेट नोडल एजेंसी के अधिकारी पर गड़बड़ी का आरोप है। विजेंद्र भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ममता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ममता, किस तरह का यह भ्रष्टाचार है और कब से इसमें लिप्त रहे हैं अधिकारी? कटरे लगातार आरोपी में घिरे रहे हैं और उनके ऊपर ये आरोप है कि जो लगातार डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ शिकायत करते रहे और साथ ही उनकी डिग्री को लेकर भी ये सवाल उठते रहे कि उनकी डिग्री जो है वो फर्जी रही है, उनकी जो नियुक्ति की गई है वो फर्जी रही है। उसके साथ ही लगातार उन्होंने विदेश यात्राएं की और जो उनके अधिकार क्षेत्र में काम नहीं थे वो उन्होंने किया। तो इसी बात को लेकर कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो डॉक्टर राकेश गुप्ता हैं उन्होंने कंप्लेन की और साथ ही उन्होंने इस बात को लेकर ये भी कहा कि जो विदेश यात्रा उन्होंने की उसकी जांच की जाए कि किस तरह से एक सरकारी अधिकारी जो है वो अपनी हद को, मतलब वो जो उसकी लिमिटेशन है उसके अलावा वो जो है विदेश यात्रा कराया था, किसके उससे उनका खर्च कौन उठा रहा था, उनकी संपत्ति की जो जांच है वो भी करवाने की मांग की गई है। जी शुक्रिया ममता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर धमतरी से। धमतरी के अर्जुनी गांव में डायरिया का प्रकोप है। 25 से ज्यादा लोगों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई है। 5 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और सभी मरीजों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पानी के पाइपलाइन में लीकेज के कारण बताया जा रहा है कि ये संक्रमण फैल गया है। धमतरी के अर्जुनी गांव में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या स्थिति है, कितने लोगों को शिकायत है? प्रशांत, ये कल खबर लगी जिला अस्पताल प्रशासन को कि यहाँ पर गांव में कुछ लोगों को पेट में दर्द है। प्रशासन की टीम भेजी गई और पूरे गांव में घर घर जाकर सर्वे किए गए। तो 25 लोग करीब इससे पीड़ित मिले जिनकी हालत थोड़ी ज्यादा खराब थी। उन्हें अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया और इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। अभी फिलहाल 5 लोग जिला अस्पताल में हैं। कारण वही है कि गांव की जो पाइपलाइन है जिसका सप्लाई घर के लोगों के घरों तक पानी जाता है, उस पाइपलाइन में कहीं लीकेज है और इसकी शिकायत 7 दिन पहले जो प्लम्बर होता है, लाइन जो देखता है, उसने पंचायत को बता दी थी, लेकिन उस पर गंभीरता से नहीं लिया गया, लापरवाही की गई, जिसका यह नतीजा है कि अब जाकर गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। राहत की बात यह है कि किसी की हालत खतरे में नहीं है, सभी का बराबर इलाज जारी है। पाइपलाइन लीक थी और उसे दुरुस्त नहीं किया गया, नतीजतन गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया और लोग बीमार हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब खबर इंदौर से, जहां कोचिंग डिपो में के बाहर आग लग गई है। डिपो के बाहर स्क्रैप में बताया जा रहा है कि आग लगी है। ट्रेन हटाकर आग पर काबू पाया गया है। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। ये बड़ी खबर इंदौर से है, जहां पर कोचिंग डिपो के बाहर आग लगी है। विकास सिंह हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। विकास, क्या स्थिति, अभी आग पर काबू पा लिया गया क्या और आग लगी कैसे?
जी बिल्कुल प्रशांत, आपको बता दूं कि इंदौर की कोचिंग जो यार्ड है, कोचिंग डिपो है, वहां पर ये अचानक आग लगी और स्क्रैप का जो सामान पड़ा हुआ था, रेलवे का ही यार्ड का सामान था, उसमें अचानक आग लगी। हालांकि आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सके हैं और रेलवे की सजगता के चलते जल्द से आग को पर काबू पा लिया गया और फिलहाल आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया गया है और जो कारण है उनकी भी तलाश की जा रही है। हालांकि जिस वक्त आग लगी उस वक्त उसके करीब में कुछ डिपो यार्ड में कुछ ट्रेन के कोच खड़े थे, उन्हें साइड किया गया, उन्हें वहां से मौके से हटाकर उसके बाद आग पर नियंत्रण पाया गया, लेकिन आग पूरी तरह से नियंत्रित है और किसी तरह का बड़ा नुकसान सामने निकलकर नहीं आया है प्रशांत। जी बिल्कुल, शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। ब्रेक बाद खबर जांजगीर चांपा से है, जहां धरने पर बैठे मुर्गा व मछली व्यवसायी दुकान के लिए जगह नहीं मिल रही है। लंबे समय से व्यवसाय के लिए जगह की मांग कर रहे हैं। ये जांजगीर के कचहरी चौक में बैठकर अब प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी इनके जरिए की जा रही है। तो जांजगीर चांपा में मुर्गा और मछली व्यवसायी प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल इन्हें दुकान के लिए जगह नहीं मिल रही है। लंबे समय से व्यवसाय के लिए इनके जरिए दुकान की मांग हो रही है, जगह की मांग हो रही है, लेकिन अभी तक इन्हें जगह मुहैया नहीं कराई गई है। जांजगीर के कचहरी चौक में बैठकर अब ये प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। तो जांजगीर चांपा से ये खबर है। मछली और मुर्गा व्यवसायी काफी लंबे समय से दुकान के लिए, व्यवसाय के लिए जगह की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें जगह मुहैया नहीं कराई गई है। रोहित, क्या मांग है इनकी और कब से इनकी मांग है जिस पर विचार नहीं किया गया? देखिए, पूरा मामला जांजगीर के जो मछली व्यवसायी, मुर्गा व्यवसाय है, जो उनका व्यवसाय करते हैं बेच करके, उनकी लंबे समय से लगभग 2-3 साल से उनकी मांग है कि उन्हें व्यवसाय करने के लिए पर्याप्त जो है बाजार या मार्केट दिया जाना चाहिए। वो सब्जी मार्केट के आसपास जो है अगर बेचते हैं तो लोग शिकायत करते हैं कि वहीं पे सब्जी बिक रहा है और वहीं पे मछली मार्केट है, मुर्गा मार्केट है, बदबू आ रही। इस वजह से शासन प्रशासन के लोग उन्हें भगा देते हैं। एक जगह उनको दिया गया था, उस जगह पे व्यवस्था करने की बात शासन प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा भी कहा गया था, नेताओं के द्वारा भी कहा गया था, लेकिन वो जगह अभी तक ना तो तैयार की गई है, ना वहाँ पानी की व्यवस्था है, ना ही कुछ नहीं है। उस जगह पे धान खरीदी के लिए बिल्कुल, यानी कि व्यवस्थाएं अभी तक नहीं की गई हैं इन्हें दूसरी जगह, और यही वजह कि ये प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे छत्तीसगढ़ में। अगले 24 घंटे में प्रदेश में कई जगह हल्की बारिश हो सकती है। मध्य छत्तीसगढ़ में हल्के बादलों के साथ मौसम का मिजाज बदला रहेगा। अगले 24 घंटों में प्रदेश के कुछ इलाकों में आंधी, बारिश और ओला गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर उत्तर छत्तीसगढ़ में इसका असर दिखाई देगा। सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर और सूरजपुर जिले में 1-2 स्थानों पर बड़े पैमाने पर ओला गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में सतर्कता बरतने के लिए कहा है। विभाग ने इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट की भी संभावना है। इसके चलते राज्य में थोड़ी ठंड बढ़ेगी। इसके बाद न्यूनतम तापमान बढ़ेगा। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट ने यात्री संख्या के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया। रायपुर का एयरपोर्ट देश के उन चुनिंदा विमानतलों में शामिल हो गया है जिसमें हवाई यात्रियों की संख्या 21 लाख पार कर गई है। इस तरह 6.34% यात्रियों की संख्या बढ़ी है। वहीं दिसंबर 2019 में पहली बार रायपुर एयरपोर्ट से एक महीने के भीतर ही 2,01,975 हवाई यात्रियों का आवागमन हुआ। और स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट ने इससे पहले 1 लाख हवाई यात्रियों के आवागमन का रिकॉर्ड अप्रैल 2016 में अपने नाम दर्ज किया था, जब हवाई यात्रियों की संख्या 1,06,000 दर्ज की गई थी। रायपुर एयरपोर्ट पर 3 सालों के भीतर आने जाने वाले हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी हो गई है। उधर छत्तीसगढ़ के मरीजों को इलाज के लिए एक बड़ी राहत मिली है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 5 लाख तक के फ्री इलाज के लिए स्मार्ट कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। मरीजों को केवल अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड या कोई सरकारी पहचान पत्र अस्पताल में दिखाना होगा। मुख्यमंत्री विशेष
सहायता योजना में 50,000 तक फ्री इलाज की सुविधा पाने वालों को भी केवल राशन कार्ड और कोई एक पहचान पत्र दिखाना पड़ेगा। ये बदलाव शुक्रवार से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। प्रदेश में 5 लाख तक फ्री इलाज की पात्रता रखने वाले हितग्राहियों की संख्या 56 लाख है, जबकि 50,000 तक के फ्री इलाज के हितग्राही 16 लाख हैं। दोनों के लिए इलाज की स्कीम अलग अलग है। सॉफ्टवेयर इन मरीजों की पहचान अब नए फॉर्मूले से करेगा। ये फॉर्मूला सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया गया है। गुरुवार की रात 12 बजे से इसने काम करना शुरू कर दिया है। उधर कुपोषण से निजात दिलाने के लिए सूरजपुर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की मेहनत अब रंग ला रही है। सूरजपुर जिले में वर्ष 2018-19 में लगभग 19,000 बच्चे कुपोषण के शिकार थे। जिला प्रशासन ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को कुपोषित बच्चों को चिन्हांकित कर सुपोषित करने का जिम्मा सौंपा था और बच्चों को सुपोषण आहार के साथ कई प्रकार के आहार और देखभाल के बाद तिलसिंवा गांव सुपोषण की ओर बढ़ रहा है। वहीं आंगनवाड़ी की महिला कुपोषित बच्चों को गोद में लेकर उनको सुपोषित करने का बीड़ा उठा रही है। अगस्त 2019 से मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 6 महीने में 1200 बच्चों को सुपोषित किया जा चुका है। वहीं कोरबा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ससुर और बहू आमने सामने हैं। सरपंच पद के लिए ससुर सोनाराम और बहू तुलसीबाई आमने सामने हैं। कोरबा ब्लॉक के ग्राम पंचायत बुंदेली में ससुर और बहू के बीच दिलचस्प मुकाबले को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। उधर परिवार के लोग भी इस मुकाबले को लेकर असमंजस में हैं। वहीं ग्रामीण भी पशुपेश में हैं, ससुर का साथ दें या फिर बहू का। वो भी खड़े हैं। हाँ, क्या नाम है वो? तुलसी भाई। तो कैसे फिर चुनाव लड़ा थे? तय एक ही घर ले तय ससुर लड़ा थे और बहू लड़ा थे? अब वो 5 वर्षी माँ वहा दूसरा सपोर्टिंग करे रही। हाँ, कमलेश ला सपोर्टिंग करे रही। और अभी भी ओमन दोनों आदमी मिल के काम करा थे। आपके ससुर भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक ही घर से दो जन चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको मना नहीं किए कि घर वाले आपको? आप क्या मुद्दे को लेकर मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, कि क्या करना चाहते हैं? विकास करना चाहते हैं। वहीं कांकेर के चारामा ब्लॉक में जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी सरपंच का चुनाव लड़ रहा है। राजेंद्र सलाम चारामा ब्लॉक के गितपहर से सरपंच का चुनाव लड़ रहा है। राजेंद्र के खिलाफ रायपुर के मंदिर हरसौद थाना क्षेत्र में एक मामले को लेकर शिकायत की गई थी, जिसमें उन्हें विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में रखा गया है। इस क्षेत्र में यह पहला मौका है जब कोई जेल में रहकर चुनाव लड़ रहा है, जो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है। जिले के उपचुनाव अधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि विचाराधीन रहते उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। चारामा तहसीलदार से बात हुई थी, जो आरओ है, उन्होंने बताया कि गितपहर जो पंचायत है वहाँ का कोई सरपंच पद का प्रत्याशी वर्तमान में वो जेल में है। तो आई थिंक से जो है उन्हें नामांकन भरा ये सही है। और वो जेल में किस आधार पर है और उसको सजा हुई है या नहीं हुई है ना, इस संबंध में अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ना। वो चूँकि नॉमिनेशन के समय ही उस चीज़ को देखना चाहिए था आरओ को जो है, और नॉमिनेशन के समय कोई आपत्ति नहीं आई हो तो हो सकता है उन्होंने जो स्वीकृत कर दिया हो। बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।